तो हम लोग पढ़ेंगे नाजिज्म एंड द हिटलर, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए नाजिज्म क्या है, फिर उसके बाद हिटलर कौन था, और हम लोग को नाजिज्म और हिटलर क्यों पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो नाजिज्म हिटलर पढ़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हिटलर अगर नहीं होता तो आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को जैसे देख रहे हैं वैसा वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं होता, इसमें भी बहुत बड़ा चेंजेस होता है। आज जो वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे दिखता है उसमें सबसे बड़ा हाथ हमारा एक हिटलर का भी है। तो हमेशा हम लोग जानते हैं, हिटलर का नाम सुनते हैं, कभी भी हिटलर का नाम सुनते हैं तो हम लोग के मन में क्या आता है, ऐसा आदमी जो बहुत निर्दयी था, सबको मार दिया, क्या कैसे वो निर्दयी बना, कैसे वो सबको मारा, क्यों मारा, तो सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़े। तो हिटलर को लेकर एक बात कहा जाता है कि हिटलर वाज नॉट बॉर्न, हिटलर वाज ग्रेट। इसका मतलब है कि हिटलर जो हिटलर बना वो जन्म से ही हिटलर नहीं बना, वो ऐसा परिस्थिति उसका आया कि वो उसमें रहते रहते आगे जाकर क्या बन गया, हिटलर बन गया, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हिटलर कहाँ पे था, जर्मनी का था। तो जितना भी इशू होने वाला है जर्मनी का होने वाला है। तो जर्मनी कहाँ पे है, तो जर्मनी हम लोग का यूरोप पे है। फिर उसके बाद क्या क्या इशू है, तो ये सारा बात तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट होता है, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक जाता है, और जिसमें मेन प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं, वीमर रिपब्लिक, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या है, इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या है, ये तीनों प्रॉब्लम के कारण ही हिटलर को पावर में आने का मौका मिलता है। और हिटलर जब पावर में आता है तो नाजिज्म और सारा इश्यूज फिर फैलना स्टार्ट होता है। तो कैसे फैलता है, क्यों फैलता है, ये सब हम लोग आगे जाकर अभी पढ़ेंगे, ठीक है। बता देते हैं। तो हम लोग का स्टोरी स्टार्ट होने वाला है एकदम लास्ट से। जैसे कभी भी कोई भी मूवी स्टार्ट होता है, आजकल मूवी तो ज्यादा इंटरेस्टिंग तब होता है जब वो कैसे स्टार्ट हो, एकदम एंड से स्टार्ट हो। तो यहाँ पे भी हम लोग कहानी एकदम एंड से स्टार्ट होने वाला है। हिटलर मर गया है, एक बच्चा है, उसका कहानी है, वहां से फिर धीरे धीरे फ्लैशबैक में हम लोग जाएंगे तो समझ आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कहानी है, हम लोग का एनसीईआरटी बुक में ही दिया हुआ है, स्टोरी ऑफ हेलमट। तो हेलमट कौन है, तो ये 1945 का समय है। 1945 का समय है जब हम लोग का सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम लोग का एंड हो गया था 1945 में। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गया तो जर्मनी हार गई थी। जर्मनी हार गई थी तो उसके बाद का क्या सिचुएशन है, एक परिवार के बारे में बात हो रहा है जिसमें एक हेलमट नाम का एक बच्चा था 11 साल का, जो अपने बेड पर पड़ा हुआ अपने पेरेंट्स के साथ बातचीत कर रहा होता है, ठीक है। तो वो शांति से कोना में सुनता है जहाँ पे उसके पापा कह रहे होते हैं उसकी मम्मी से कि अब हम लोग को सुसाइड कर लेना चाहिए या फिर हम लोग को पॉइजन ले लेना चाहिए, क्योंकि जो अब हम लोग किए थे अदर लोगों के साथ जब हम लोग पावर में थे, जैसे नाजिज्म जो था, हिटलर जो था, वो बहुत गलत काम किया था और उसका सपोर्ट किए थे उसके पापा। तो उनको समझ आ गया कि अब हम लोग हार गए हैं, तो हमने जो जो किया है लोगों, ज्यूइश लोगों के साथ, ज्यूइश एक कम्युनिटी थी जिनके साथ इन्होंने बहुत गलत किया था, और भी बहुत सारे कम्युनिटीज थे। तो उनको लगा अब जो हमने किया है अब वो लोग भी हम पे करेंगे, तो इससे अच्छा है कि हम लोग क्या कर ले, या तो अपने आप को सुसाइड कर ले या जहर हम लोग खाकर पूरा परिवार मर जाए, ठीक है। तो ये बात जब सुना हेलमट तो उसको समझ नहीं आया कि कैसे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन वो ये बात सुनकर पूरा डर गया। तो डर गया तो वो 9 साल तक अपने घर में खाना नहीं खाया था। क्यों, इस डर से कि उसको लगता था उसकी मम्मी खाना में जहर मिला के उसको दे देगी, इसलिए वो उस डर से 9 साल तक खाना नहीं खाया। और इसके पापा जो थे वो क्या करते हैं, अपने ऑफिस में जाकर अपने आप को गोली मार लेते हैं। क्यों, इसका कारण ये होता है जो भी पता है
क्योंकि वो लोग बहुत गलत किया था, वो लोग को डर था कि अब हम लोग के साथ भी सेम होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन क्यों हुआ? आखिर ये सब सिचुएशन के पीछे क्या कारण था? तो ये सब सिचुएशन के पीछे क्या कारण था वो आगे जाके हम लोग देखेंगे। तो ये सब सिचुएशन के कारण सबसे बड़ा था तुम्हारा हिटलर। ठीक है, हिटलर, और हिटलर को फॉलो करने वाले लोगों को बोला जाता है नाजीज। जो हिटलर को फॉलो करते थे वो थे नाजीज। इनका आइडिया क्या था, ये क्या चाहते थे? इनका आइडिया था, ये लोग चाहते थे कि जर्मनी को माइटी पावर बनाना चाहते थे। अब पूरे यूरोप पे कब्जा करना चाहते थे। जर्मनी क्या हो, सबसे ज्यादा पावरफुल हो और कोई कंट्री ना हो, ये इनका लक्ष्य था। तो इसके लिए ये लोग जो जो स्टेप्स लेते हैं वो सब हम लोग को आगे जाके पढ़ना है। लेकिन एक बात हम लोग पहले से जान लेते हैं, ये लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं अपने इस काम में। इसका रीजन क्या है? इसका बहुत सारा रीजन है जो हम लोग पढ़ेंगे। इसका सबसे पहले बैकग्राउंड हम लोग मई 1945 से स्टार्ट करते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। हम क्या मिटा दें? जल्दी जल्दी लिखते जाओ, फिर मिटाते जाएंगे। तो हम लोग अब बात करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कब से कब हुआ था? 1939 से 1945 को एंड हुआ। से 1945। तो जब ये एंड हुआ तब 1945 मई 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तो जर्मनी जो था वो क्या किया? सरेंडर कर दिया। सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण कर दिया, या हम लोग हार मानते हैं। ठीक है, तो ये किसके किसके बीच में उस समय लड़ाई था वो भी बात हम लोग जान लेते हैं। तो वो लड़ाई था तुम्हारा एलाइज वर्सेस एक्सिस पावर के बीच में। अब ये एलाइज और एक्सिस पावर क्या क्या थे? तो इसमें 4 कंट्रीज थे और इसमें 3 कंट्रीज थे। तो कौन कौन से? इसमें तुम्हारा था यूएसए, फ्रांस, रसिया और एक लास्ट तुम्हारा था यूके। और ये तुम्हारा एक्सिस पावर में कौन कौन थे? इसमें था इटली, जापान और हम लोग का जर्मनी। ठीक है, तो ये लोग क्यों हारा? इसका कारण क्या क्या था? बहुत सारा डिफरेंट रीजन था। ऐसा नहीं था कि ये लोग नंबर में ज्यादा था इसीलिए ये लोग जीत गया और ये लोग नंबर में कम था इसीलिए भी ये लोग हार गया, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, क्योंकि जापान जर्मनी जो मिलकर जो हालत खराब किए हुए थे एलाइज का, वो तब ये लोग का सब कुछ चेंज हुआ जब हम लोग जानते ही है कि सबसे बड़ा इवेंट क्या था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का? न्यूक्लियर बॉम्ब जो जापान में गिरा उसके बाद ही इंडिया, क्योंकि जापान बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा था, इवन जर्मनी भी बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा था। तो ये सब चेंजेस कैसे आया? ये लोग जीतता नहीं, कैसे जीता? जब यूएसए बाद में आकर ये लोग को ज्वाइन करता है तब ये लोग का जो सिचुएशन रहता है वो चेंजेस हो जाता है और ये लोग क्या हो जाता है? जीत जाता है। ठीक है,
जीत जाता है तो यहाँ एक्सिस पावर के जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, सरेंडर करते हैं। तो सरेंडर करने के बाद एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया जाता है। कहां पे? नर्मबर्ग पे एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल को बनाया जाता है नर्मबर्ग पर। इसका क्या काम होता है इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल? इसको क्यों बनाया जाता है? इसको इसलिए बनाया जाता है ताकि जितने भी नाजी वॉर में क्रिमिनल्स, नाजी वॉर क्रिमिनल्स मतलब नाजी के लोग जो ह्यूमन क्राइम किए हुए थे, बहुत लोगों को जान से मारे हुए थे, तो उनके खिलाफ डिसीजन लेने के लिए कि उनका अब क्या करना है, तो ये ट्रिब्यूनल बनाया गया था। ठीक है, तो ऐसा वो लोग क्या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए थे वो भी हम लोग जानते हैं। बता दो जल्दी से। इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड हुआ। इसका रीजन क्या था? यहाँ पे लिखते हैं, इसका रीजन था ये लोग प्रोसिक्यूट करने वाले थे इसको नाजी वॉर क्रिमिनल्स को। क्रिमिनल्स, और ये लोग क्रिमिनल्स क्यों थे? क्योंकि इन्होंने क्राइम किया था, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी क्या था? क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी तो इन्होंने लगभग कितने लोगों को मारा था? 6 मिलियन ज्यूस को मार दिया, फिर 2 लाख जिप्सीज को मार दिया, और 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस को भी मार दिया गया था। और इतना ही नहीं, 70,000 जर्मन्स को भी मार दिया गया था। जबकि ये नाजी जो थे ये भी कौन थे? जर्मन ही थे, लेकिन फिर भी ये जर्मन हो के भी जर्मन को मार दिया था। क्यों? उसका कारण क्या था? वो वैसे जर्मन लोगों को मारा था जो लोग अपाहिज थे, जो लोग फिजिकली मेंटली ज्यादा पावरफुल नहीं थे, जो वॉर में उनके काम में नहीं आ सकते थे। तो इन्होंने क्या किया? उनको भी मरवा दिया। या फिर ऐसे लोग जो हिटलर का बात भी नहीं मानते थे, जो हिटलर बोलता था तो हिटलर क्या करता था? उनको भी मरवा देता था। ठीक है, तो इतना आसानी से नहीं इनको मारा जाता था। इनका पूरा जीनोसाइडल वॉर किया जाता था, जिसमें इनको कॉन्सेंट्रेटेड एक कैंप बनाया जाता था। उस कैंप में लाखों में लोगों को ले जाया जाता था और उस रूम में रख के एक गैस को छोड़ दिया जाता था, और वो गैस को वो लोग लेते लेते तड़प तड़प कर मरते थे। बहुत गंदे तरीके से मारा जाता था सबको। तो ये क्यों मारता था हिटलर? आखिर इसका रीजन क्या था? कोई तो कारण होगा। जब हिटलर ऐसे मारने लगा तो इसके पीछे उसका आइडिया ये था, उसका मानना था कि देश मजबूत तभी बनता है जब उसमें एक सोच के लोग रहते हैं। अगर डिफरेंट टाइप के सोच के लोग रहेंगे तो वो देश को क्या बनाएगा? कमजोर बनाएगा। और इसका सारा रीजन तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही बनते जा रहा था। हिटलर के बारे में अभी हम जस्ट बोले, हिटलर वाज नॉट बोर्न, ही वाज मेड, यानी इसको बनाया गया। तो कैसे बना? तो ये इसका बनने का तैयारी हो गया था तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी हार गया था, जिसमें उसको बहुत परेशानी झेलना पड़ा, जिसके कारण धीरे धीरे ये सब सिचुएशंस तुम्हारा बना। ठीक है, पॉलिश सिविलियंस का मतलब होता है जो पोलैंड में रहते हैं लोग, उनको बोला जाता है पॉलिश सिविलियंस। जिप्सीज भी तुम्हारा एक वहां का एक टाइप का कम्युनिटी ही था, और जर्मन्स तो जर्मनी के जो लोग,
कैसे लोग जो हिटलर के बात नहीं मानते थे या फिर कोई अंधा था या फिर अपाहिज था, वो लोगों को भी ये मार देता था। तो अब उसके बाद ये इसको रीजन हम लोग पता चल गया क्यों नाजी वॉर क्रिमिनल्स को वो लोग प्रोसिक्यूट करना चाहता था। तो अब उसका रिजल्ट क्या है, वो लोग क्या क्या डिसीजन दिया कि कितना लोगों को सजा देना चाहिए। तो उसने जब डिसीजन दिया तो सिर्फ 11 लीडिंग नाजिस को डेथ पेनल्टी दिया गया था। यानी कि जो 11 लीडर थे नाजी के, बस उन्हीं को डेथ पेनल्टी दिया गया कि इनको मृत्यु दंड दिया जाता है, और बाकी जितने नाजी के लोग थे उनको उम्र कैद दिया गया था। अब सोचो तुम लोग, कोई इतना बड़ा ह्यूमंस लोग को सबको मारा, लेकिन फिर भी ये लोग क्या किया है, उतना हार्शली वो लोग को प्रोसिक्यूट नहीं किया, यानी बहुत ज्यादा बड़ा दंड नहीं दिया, सिर्फ 11 लोगों को ही मृत्यु दंड दिया था, अब बाकी सब लोगों को क्या दिया था, उम्र कैद दिया था। तो इतना रियायत देने का कारण क्या था? तो हिस्ट्री में हम हमेशा बोलते हैं, हिस्ट्री क्या है, हम लोग को क्या सिखाती है, कहानी हम लोग को कुछ ना कुछ सिखाती ही है पास्ट से। तो ये सब वो लोग सीखा, कैसे सीखा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो जर्मनी का ये लोग इतना बेइज्जती किया था, जिसके कारण हिटलर राइज हुआ। हिटलर जैसा, हिटलर एक सोच है, नाजिज्म एक सोच है, जो किसके कारण राइज हुआ? जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो लोग ये लोग बहुत अत्याचार किया जर्मनी के ऊपर, उसके कारण हिटलर का राइज हुआ था, एक सोच राइज हुआ, जिसके कारण इतने लोगों को उसका खामियाना भुगतना पड़ा था। ठीक है, तो उस चीज को दोबारा वो लोग नहीं चाहते थे कि फिर से हम लोग ऐसा कुछ करें जिसके कारण वैसा फिर से आगे जाकर इनको झेलना पड़े। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ 11 लीडर्स को डेथ पेनल्टी देते हैं, बाकी सबको उम्र कैद की सजा देते हैं। ठीक है, तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ ले, व्हाई इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल डिड नॉट गिव हार्श पनिशमेंट टू द नाजीज, उसका रीजन जो अभी हम बताएं बस वही लिखना है। ठीक है, बिकॉज अलाइज डिड नॉट वांट टू बी एन हार्श ऑन डिफीट जर्मनी एज दे हैड बीन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि अलाइज ये नहीं चाहते थे कि जो जर्मनी के साथ वो लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जो वो लोग हार्श बिहेवियर किए थे, खराब बिहेवियर किए थे, वो फिर से करें, जिसके कारण फिर से हिटलर जैसा एक सोच आगे जाकर फिर सर उठाए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वीमर रिपब्लिक, हम लोग को पढ़ना था। तो बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक आता है। तो बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक कैसा है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जैसे हम बताएं, अब कौन हार गया है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर हार गया, यानी जर्मनी सरेंडर कर दिया। एक्सिस पावर में जर्मनी था, तो जर्मनी सरेंडर कर दिया है। तो जर्मनी सरेंडर करने के बाद क्या किया, वहां पे जितना भी चीज था इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल बनाया गया। ठीक है, लेकिन ये सब चीज हुआ था तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, जितना कुछ हुआ, राइज ऑफ हिटलर आया। तो हम लोग चलते हैं और हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सबसे इंपॉर्टेंट है बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक। ठीक है, जो किसके कारण हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब हुआ था? 1914 से 1918। किसके किसके बीच में था? एलाइज पावर वर्सेस सेंट्रल पावर। अब ये लोग कौन थे? एलाइज पावर में सेम लोग थे, वही 4 कंट्रीज थे, और सेंट्रल पावर में कुछ कंट्रीज अलग थे। जैसे इसमें तुम्हारा एक जर्मनी तो परमानेंट था, फिर था तुम्हारा टर्की, फिर हम लोग का था ऑस्ट्रिया, हंगरी, और यहाँ पे कौन कौन सा था? यहाँ था यूएसए, यूके यानी इंग्लैंड,
फिर यहाँ हम लोग का था रसिया और था फ्रांस। ठीक है, ये 4 लोग था। तो दोनों में सबसे बड़ा क्या फर्क था वो भी समझ लो। ये जो पावर थे ये लोग डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे, डेमोक्रेटिक कंट्रीज। और ये लोग जो कंट्रीज थे ये लोग कौन से थे? मोनार्क एम्पायर थे। दोनों के बीच में हम फर्क बताए थे क्या होता है, फिर से सुन लो क्या होता है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज का मतलब होता है वैसा कंट्री जहाँ पे जो सत्ता होती है वहां के प्रतिनिधि को कौन चुनता है? जनता चुनती है। और वहां पे एक कानून होता है, व्यवस्था होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन मोनार्क एम्पायर क्या होता है? जहाँ पे सब कुछ एक राजा चलाता है। तो ये लोग जो तीनों कंट्रीज थे यहाँ पे मोनार्क एम्पायर चलता था, और यहाँ जो चारों कंट्रीज थे यहाँ पे भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे। तो शुरुआत में अगर हम लोग बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, तो शुरुआत में जब ये लोग के बीच में जब लड़ाई हो रहा था तो ये तीनों कंट्रीज इन पे बहुत भारी पड़ रही थी, क्योंकि यूएसए पहले ज्वाइन नहीं किया था। यूएसए कब ज्वाइन किया था? 1917 को। 1917 यानी वॉर एंड होने के जस्ट 1 साल पहले यूएसए आया था, नहीं तो ये तीनों ही पहले था। और इसका रीजन क्या है कि यूएसए आया तो ये लोग जीत गया? इसका रीजन ये था क्योंकि यूएसए उस समय में बहुत ही पावरफुल कंट्री बन चुका था। डेवलपमेंट वहां पे बहुत ज्यादा हो चुका था, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पे बहुत ही तेजी में हुआ था, और वहां के सोल्जर्स बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज हो गए, और वहां पे कोई भी वेल्थ का कमी नहीं था। तो इसीलिए जब यूएसए यहाँ पे एंट्री मारता है वैसे ही ये लोग हार जाते हैं 1 ही साल में। तो कौन जीता? एलाइज पावर जीत गए। ठीक है, तो अब उसके बाद अब एलाइज पावर जीत गए हैं तो उसके बाद क्या क्या होगा? 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तुम्हारा स्टार्ट हो गया था। यहाँ जर्मनी पढ़ना है ना, जब वर्ल्ड वॉर पूरा बताएंगे तो वहां पे तुम पूरा समझाएंगे, लेट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद तुम्हारा वहां के जो राजा थे जर्मनी के, उनको हटा दिया गया, उनका एब्डिक्शन कर दिया गया। एब्डिक्शन ऑफ एम्परर ऑफ जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के राजा को उसके गद्दी से हटा दिया गया। फिर उसके बाद वहां पे बनाया गया पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। सारे पार्टीज मिलके वहां पे क्या फॉर्म किया? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सब पार्टी कहाँ पे मिले? तो ये सब पार्टी मिले वीमर पे। वीमर रिपब्लिक का हम लोग बात कर रहे थे ना, तो ये लोग कहाँ पे मिले? वीमर पे। और वहां पे उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो वहां पे वो लोग बनाते हैं नेशनल असेंबली। जो नेशनल असेंबली वहां पे फॉर्म किया गया, सारे पार्टीज ने मिलकर एक दूसरे से बात किया और वहां पे डेमोक्रेसी को लाया गया। और डेमोक्रेसी में हमेशा क्या होता है? वहां की जनता वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुनती है। तो वहां पे भी सेम हुआ था जर्मनी में। जब एम्पेरर को हटाया गया तो वहां के जनता वीमर में वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुने थे और वीमर रिपब्लिक में बैठाया गया था। वीमर रिपब्लिक में वो लोग बैठे थे। तो चुना कौन? जर्मनी के लोग वहां के चुने थे। लेकिन जर्मनी के लोग आगे चलकर क्या करने लगे? वीमर रिपब्लिक को बहुत ज्यादा हेट करने लगे। तो वीमर रिपब्लिक को हेट करने का क्या रीजन था? इसका रीजन ये था
क्योंकि जब जर्मनी हार गया था तो उसको एक संधि कराया गया। संधि मतलब ट्रीटी होता है। पहले भी बताए थे, कभी भी कोई भी हारता है तो वो उसके साथ क्या करता है, ट्रीटी करवाता है, समझौता करवाता है। ठीक है, तो उस समय क्या ट्रीटी कराया गया था, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। और वहां पे जितना भी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में जो जो डिमांड रखा गया था वो सब में साइन कौन किया था, वीमर रिपब्लिक के लोग किए थे। तो जनता को लगता था कि सारा गलती किसका है, वीमर रिपब्लिक के लोगों का है, जबकि करता कोई और है, लेकिन सामने में जो साइन करता है तो लोग उसी को बुरा समझते हैं। तो वीमर रिपब्लिक एक जस्ट एक माध्यम था, क्योंकि ये लोग क्या कर सकता था, ये लोग तो हार गया था। तो जो हार जाता है तो उसको हम लोग, तो वो उसके ऊपर प्रेशर रहता है कि उसको साइन करना ही है, क्योंकि उसका कोई पावर तो है नहीं। जो जीत गया है उसी का चलने वाला है। जैसे कि अभी हम लोग इंडिया में ही देख लेते हैं, इंडिया में हम लोग को क्या चल रहा है, अभी अपोजिशन है नहीं, तो जो भी कानून रहता है जल्दी जल्दी हम लोग का बन के आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बन गया, नेशनल असेंबली बनाया और वीमर रिपब्लिक फॉर्म हो गया। ठीक है, तो वीमर रिपब्लिक बनने के बाद ये लोग क्या क्या किया, तो वीमर रिपब्लिक बनने के बाद डेप्यूटीज को चुना गया। डेप्यूटीज वेयर इलेक्टेड ऑन इक्वल बेसिस of universal votes पार्लियामेंट, जर्मनी पार्लियामेंट या फिर रीचस्टैग। रीचस्टैग का मतलब होता है जैसे कि जर्मनी के पार्लियामेंट को वहां पे क्या नाम दिया जाता था, रीचस्टैग बोला जाता था, वहां के पार्लियामेंट का नाम था। जैसे हमारे पार्लियामेंट को संसद भवन कहा जाता है, वैसे ही जर्मनी के पार्लियामेंट को रीचस्टैग कहा जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है जो हो सकता है एग्जाम में आएगा, है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीमर रिपब्लिक को चुना कौन, यूनिवर्सल वोट के द्वारा ही चुना गया है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती उसके प्रतिनिधि को लाया गया, वहां के लोगों ने ही उसको चुना। लेकिन आगे जाकर वहां के लोगों ने वीमर रिपब्लिक को क्यों हेट करना स्टार्ट कर दिया था, उसका क्या क्या रीजन था, वो अब हम लोग जानेंगे।